प्रश्नावली 3.2। दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और इसके पहले के जो पहला और दूसरा क्वेश्चन में जो आपकी प्रतिस्थापन विधि है ये हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें आप देख सकते हो। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, आपको जो प्रतिस्थापन विधि हमने पहले सवाल में सीखी थी उसी का यूज करना है। पहला सवाल है वो आपसे क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। देखो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों को, ये पहली संख्या है आपके पास, हमने इसको x मान लिया और ये दूसरी जो संख्या है उसको हमने मान लिया y। अब इसमें एक संख्या तो बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। क्यों? कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर तो तभी हो सकता है ना जब एक संख्या बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, x को बड़ा मान लेंगे और y को मान लेंगे हम छोटा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर 26 है तो हम क्या करें कि पहले हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना जो पहली संख्या है, पहली संख्या है दोस्तों उसको हमें x मान लेंगे। क्या है वो? x है। और जो दूसरी जो संख्या है उसको हम y मान लेंगे। तो दूसरी जो संख्या है वो आपकी है y। अब जो दूसरी संख्या है, पहले शर्त क्या कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली जो शर्त है वो है आपकी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y में जो अंतर है वो है आपका 26। इसको हम दोस्तों कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरी चीज एक और बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। तो इसमें जो शर्त दूसरी है वो है आपकी कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो 3 गुना होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये x है और ये y है। अब इसमें कौन 3 गुना होगा? इसमें y को हम y को 3 गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्लियर बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सपोज दैट यदि हमने इसमें 3 बढ़ा दिए तो ये तो ऑलरेडी इससे बड़ी है, ये और ज्यादा इससे बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब भी गुने की बात होगी आप छोटे में गुणा करोगे। किसमें? छोटे में। तो इसमें इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब ये जो x का जो मान है इसको उठा के हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस x के मान को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। अब समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 26। यहां पर इस x के मान को हम रख देते हैं, यानी कि 3y को हम रख देते हैं। x का जो मान है वो है 3y बराबर में आ गया आपका 26। अब यहां पर दोस्तों कितना बचा? 3y में से y गई तो आपकी बची 2y बराबर है आपकी कितना? 26। y गुणा में है 2, तो y के गुणा में 2 है तो वो कहां चला जाएगा? बटे में। तो यानी कि 26 के बटे में आ गए आपके कितना? 2 आ गए दोस्तों। 2 से 26 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि y का जो मान है वो आ गया आपके पास 13, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो आ गई हमारे पास 13। अब इसमें क्या करना है आपके पास दोस्तों कि आपको निकालना है x का मान। अब ये y का मान है वो हम समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो इससे क्या है हमें x का मान निकल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 नहीं है, 3 तो मिले ही नहीं हमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो इस समीकरण नंबर 2 क्या था आपके पास? x बराबर 3y। अब यहां पर 3 तो 3 ही है, y का मान है आपके पास 13, तो यानी कि 13 का गुणा 3 में किया, ये आ गया आपके पास 39। यानी कि जो पहली संख्या x बराबर हमारे पास निकल के आई 39। अब हमारे पास दूसरी संख्या आई गई है 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः जो पहली संख्या जो थी दोस्तों वो आ चुकी है आपकी, वो है आपकी 39। कितना? क्योंकि x का मान 39 है और पहली संख्या को हमने x माना था। और जो दूसरी संख्या जो निकल के आई आपके पास वो आई आपकी, जो y है वो कितना है?
13, यानी कि आप देख सकते हो कि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या दूसरी संख्या 13 और पहली संख्या 39, ये इससे तुलमुनी है क्योंकि 13 3 39, तो इसका मतलब ये दूसरी शर्त हमारी सेटिस्फाई हो गई। और उसने बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। आप 39 और 13 का जब अंतर करते हैं तो इन दोनों का अंतर भी 26 आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका क्या है दोस्तों, यही हो गया आपके पास आंसर। अब दोस्तों देखते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। आइए दोस्तों हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोण हैं आपके पास, जो पहला जो कोण है वो दूसरे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो पहले इसमें बोला संपूरक, तो पहले हम जान लेते हैं कि ये संपूरक क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा पूरक और संपूरक। तो जो पूरक जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं कि दो कोण हैं, यदि आपके पास एक आपके पास मान लो θ1 है और दूसरे को हम कहेंगे θ2, दो कोण हैं आपके पास। यदि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो ये आपके पूरक कोण होते हैं। और यदि दो कोण हैं आपके पास, इनको हम जिनको संपूरक बोलते हैं, यानी कि पहला है हम θ1 और दूसरा है θ2, तो ये दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वो कोण आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण कौन होते हैं, 90 डिग्री वाले, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें आपसे बोला है कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक इसका मतलब दो कोण हैं, हम पहले को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। ये दोनों कोण जो रहेंगे दोनों का योग वो आपका 180 डिग्री रहेगा। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया पूरक और संपूरक क्या होता है। तो हम इसको पहले वाले जो कोण है वो आपका बड़ा रहेगा और दूसरा छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्लियर बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि पहले को हम x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। तो जो x जो है वो y से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने समझने के लिए ले लिया। अब हम इसको क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि हमने भैया बड़ा कोण, तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री है। पहले वाले कोण को हमने x मान लिया जो बड़ा कोण है, और जो दूसरा कोण है यानी कि जो छोटा कोण वो है आपका y। क्या है वो आपका y है, y डिग्री है दूसरा वाला कोण। तो ये दोनों कोण हमने मान लिए। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई जो संपूरक कोण है हम जानते हैं, हम यहां पर लिखेंगे इस तरीके से दोस्तों, हम जानते हैं कि जो संपूरक कोणों का योग जो रहता है वो रहता है आपका 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x और y का जो योग है, क्योंकि बड़े कोण को हमने x मानना और छोटे वाले कोण को y, इन दोनों कोणों का योग जो है वो होता है 180 डिग्री। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि जो x है और जो y है इसमें हमको 18 किस में प्लस करना है, y में। क्यों? क्योंकि यदि x में आपने 18 प्लस कर दिए तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, अभी और बड़ा हो जाएगा y से। तो इक्वल ये तभी होंगे जब ये छोटे कोण में आप 18 प्लस करोगे। ये आ गया आपके पास दोस्तों क्या, समीकरण नंबर 2। अब आप इस x के मान को रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आप इस x के मान को रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं। x प्लस y बराबर कितना है, 180 डिग्री। इसको हम x के मान को पुट यहाँ पे कर देते हैं। x का मान है y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस के y बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। अब y मिलकर हो गई दोस्तों 2y, और यहाँ है 18 बराबर है आपका 180 डिग्री। अब ये जो है 18, इनका हम इस साइड पक्षांतरण कर देते हैं, यानी कि ये क्या सॉल्यूशन निकलेगा, 2y बराबर 180 माइनस के 18। क्यों? क्योंकि 18 प्लस के थे, इधर जाएंगे तो किसके होगा, ये माइनस के। 2y बराबर 180 में से 18 गए तो आपके बचते हैं 162। यानी कि अब जो 2y जो है वो है गुणा में,
तो यानी कि जो y का जो मान है वो आ गया हमारे पास 162/2। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। दोस्तों जो y का मान है वो आ गया हमारे पास 18 डिग्री। अब ये जो 18 डिग्री है वो आ गया आपके पास कौन सा वाला कोण, छोटा वाला कोण। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि y बराबर कितना है आपके पास, सॉरी 18 नहीं 81 है दोस्तों, 81 डिग्री। अब जो y का मान है वो हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, जिससे कि क्या है हमें x की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि बड़ा वाला कोण पता चल जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसको हम दोस्तों रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो दोस्तों इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 था आपके पास y प्लस 18। अब इस जगह पे आप रख दीजिए y का मान, y का मान है कितना 81 प्लस 18। ये आ गया 81 में जब हमने 18 जोड़े तो ये आ गया आपके पास 99 डिग्री, यानी कि जो बड़ा कोण है वो आ गया दोस्तों आपके पास 99 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो बड़ा कोण है x बराबर है आपका 99 डिग्री, और जो छोटा जो कोण है दोस्तों वो क्या निकला था, y बराबर 81 निकला था। तो छोटा कोण जो है वो आ गया आपके पास y बराबर 81 डिग्री। आप देख सकते हो दोस्तों दोनों कोणों में अंतर जो है वो कितने का है, 18 का। छोटा जो कोण है वो 18 डिग्री छोटा है, मतलब छोटा है किससे, बड़े कोण से। तो दोनों में अंतर 18 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये आपने क्रिकेट आपने सभी ने खेला होगा, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें दोस्तों आपसे एक बल्ला और एक गेंद के बारे में पूछा है। तो हम बल्ले को x मान लेते हैं दोस्तों और गेंदों को मान लेते हैं y। तो हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक जो बल्ला है उसको हम x मान लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य जो है वो हम मान लेते हैं दोस्तों x। और जो एक बॉल है यानी कि एक जो गेंद है उसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, y। तो एक जो गेंद का मूल्य है वो हमने मान लिया y। अब आपसे पहले सबसे पहली शर्त रखिए आपसे, तो इसको हम लिखेंगे शर्त पहली, मतलब शर्त फर्स्ट। अब एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी कि 7 बल्ले, अब x को माना हमने क्या, बल्ले को माना x, तो 7 बल्ले यानी कि 7x और 6 गेंदें यानी कि 6y। इन दोनों का जो मूल्य है वो है आपके पास 3800। इसको आप कह सकते हो दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब आगे उसने दूसरी शर्त के बारे में भी आपको बोला है। उसने बोला है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। यानी कि जो दूसरी शर्त है वो है आपके पास कि 3 बल्ले यानी कि 3x और क्या 5y, ये है आपके पास 1750। इसको आप मान लेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रश्नावली के, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। इसमें क्या है, हम पहले और जो दूसरा जो समीकरण है इसमें से किसी भी समीकरण को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण नंबर 2 को ही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से हमने इस समीकरण दूसरे को ले लिया। इससे क्या है, हम x और y की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो हम दूसरा जो समीकरण है, अब इसमें 3x है और 5y है। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो 5y को इधर ले आएंगे, और यदि आपको y का मान निकालना है तो आप 3x को इधर ले आए। तो हम क्या लिखेंगे कि 3x बराबर 1750 माइनस का 5y। अब दोस्तों x से गुणा में 3 है, हम इसको बटे में ले जाएंगे, क्यों गुणा में है। तो 1750 माइनस का 5y बटे में है आपके पास दोस्तों 3।
ये जो x का मान है दोस्तों, इसको आप समीकरण दूसरे से लिया था, तो आप इसको पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों इस समीकरण को, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। इसको जब हम हमने समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 है आपके पास 7x + 6y बराबर 3800। तो 7 जो है x का मान कितना है 1750 माइनस के 5y बटे में है आपके पास दोस्तों 3 प्लस के कितने हैं 6 बराबर है आपका 3800। हमने इस x के मान को रख दिया समीकरण नंबर 1 में। अब हमें दोस्तों ये कट तो है नहीं रहा, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 7 का गुणा 0 में करेंगे 0, 7 पन्ना 35, 35 की 5 हासिल की आ गई कितना 3, और 7 सतैया 49, 49 और 3 52, 52 की 2 हासिल की 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12,250 माइनस 7 पन्ना 35 बाय, और यहां पर बटे में है आपके पास दोस्तों 3 प्लस के 6 बाय बराबर 3800। अब ये दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो हल्की सी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा नहीं है, तो यहां पर कुछ नहीं है, इसके लिए हम बटे में 1 मान लेते हैं। इससे क्या है इन दोनों का एलसीएम दोस्तों निकल आएगा। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकलेगा दोस्तों वो आएगा आपके पास कितना 3। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आया आपके पास 3। अब 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 1 का गुणा जब इन सभी में करेंगे यानी कि 12,250 में जब 1 का गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12,250, और 1 का गुणा 35 में किया तो ये आ गया आपके पास 35 बाय 3 18, ये आ गया आपके पास प्लस का 18 बाय। ये दोस्तों आपके पास चाहे भले आप एलसीएम लेके 3 का भाग 3 में देना उस तरीके से भी कर सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है, आपका सॉल्यूशन सेम आएगा। ये आ गया आपके पास 3800 ये वाला। अब जब 35 बाय में से 18 बाय जाएंगी तो कितना बचेंगी 17, किसकी माइनस की। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो 12,250 तो आपके वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, ये बचेंगे माइनस के 17 बाय। अब बटे में है आपके पास 3। अब दोस्तों इस 3 का जो है वो हम गुणा करेंगे 3800 में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 1 का गुणा आप इस संख्या में करेंगे और 3 का गुणा इनमें करेंगे। तो 1 का गुणा 12,250 में किया तो वही का वही आना है। 1 का गुणा इसमें किया तो कितना आएगा 17 बाय बराबर 3 का गुणा जब इसमें किया तो ये आएगा 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 3 का गुणा 0 में किया 0, 3 24 की 4 हासिल की 2, 3 तिरका 9, 9 2 11, 11,400। दोस्तों ये 17 बाय तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो इसके गुणा में है। हम इन 12,250 को इस साइड पक्षांतरित कर देते हैं, तो माइनस के 17 बाय बराबर में आएगा 11,400। ये जो प्लस के हैं वो इधर जाएंगे तो आपके हो जाएंगे किसके माइनस के। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 17 बाय बराबर 12,250 में से 11,400 जब माइनस करेंगे तो आपके कितना बचेंगे 5 0, और उसके बाद 5 और कितना 4 1 मतलब 8, यहाँ पे 0 0 कोई लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये बच गए आपके पास दोस्तों 850 किसके माइनस के, क्यों, क्योंकि ये संख्या माइनस की बड़ी है। माइनस से आपका दोस्तों माइनस कट गया। अब बाय के गुणा में 17 है, बटे में चले जाएंगे तो 850 बटे में है आपके 17, तो 17 से हम इसको काट सकते हैं, 17 पंजे 85 और 0 का 0, यानी कि बाई की जो वैल्यू निकल के आई आपके पास दोस्तों वो आ गई 50। अब ये बाई की जो वैल्यू है इसका मतलब है एक गेंद का मूल्य आपके पास 50 निकल के आ चुका है। हम इस बाई के मान को रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। अब दोस्तों इसको हमने समीकरण नंबर 3 नाम नहीं दिया था, तो इसको हम नाम नहीं दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप दोस्तों 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, आंसर में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम इसको दोस्तों रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहां पे लिख देते हैं, वहां पे थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रही है। तो इसको जो x है वो है आपके पास 1750 माइनस में कितना 5, और जो y का मान है वो है आपका किसका किसमें 50 है, सॉरी 5 गुणित 50,
तो यहाँ पे बटे में है कितना 3। अब दोस्तों ये जो x का मान है वो आ गया आपके पास 1750 माइनस के 50 का गुणा जब हमने 5 में किया तो 250 बटे में आ गया आपके पास 3। अब 750 में से 250 को जब हम माइनस करेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रही है, तो x का जो मान है वो निकल के आएगा कितना 1500। 750 में से आप माइनस करके भी देख सकते हो, 1500 बचेंगे, बटे में आपके पास 3। 3 से काट दिया, 3 5 15 0 0, यानी कि जो x यानी कि बल्लों का मूल्य वो निकल के आ गया आपके पास 500 रुपये। तो गेंद का मूल्य हमारे पास पहले ही आ चुका है और बल्लों का मूल्य निकल के आ चुका है कितना 500। हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि जो बल्ला जो है एक बल्ला वो आ गया आपके पास कितने का 500 रुपये का, और जो गेंद जो आ गई दोस्तों वो क्या बाय का जो मान है वो गेंद का मान है वो आ गया आपके पास 50 रुपये। दोस्तों यही आपका आंसर रहेगा। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में इतना ही आपको सॉल्व करना है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आपका कौन सा चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चौथा नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज हल्की सी ज़्यादा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है आपसे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आगे कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा है और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो है आपका 155 रुपये। आगे कह रहा है कि आपसे नियत भाड़ा मतलब कि नियत भाड़ा जो है वो निकालना है आपको, प्रति किलोमीटर का भाड़ा दूसरा ये भी निकालना है आपको, और आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। दोस्तों आपसे 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, तो हम पहले जान लेते हैं कि नियत भाड़ा होता क्या है। देखो आप सभी लोगों ने कभी कोई 4 व्हीलर आप किराए से करके ले गए होंगे, तो 4 व्हीलर में वो आपसे बोलता होगा कि भाई ये 4 व्हीलर है आपके पास, और इसमें आपसे बोलता होगा कि भाई 900 रुपये तो लगेंगे आपके ड्राइवर के या 1000 लगेंगे। तो यानी कि ये तो आपके फिक्स हैं, ये आपका हो गया नियत भाड़ा। क्या हो गया नियत, इसको हम एक्स मान लेंगे। और इसके बाद आपके पास हर किलोमीटर के लिए आपको 1 लीटर पेट्रोल या डीजल लगेगा। तो ये पेट्रोल और डीजल जो है वो हो गया आपके पास क्या अतिरिक्त भाड़ा, तो यानी कि वो हो गया आपके पास बाय। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो नियत भाड़ा है यानी कि आप टैक्सी में बैठ गए उसी समय लग गया ये आप पे, तो उसको मान लेंगे एक्स, और जो अतिरिक्त भाड़ा जो आप पे हर किलोमीटर पर लगेगा उसको मान लेंगे हम क्या बाय। तो बाय जो है वो आ गया आपके पास दोस्तों अतिरिक्त भाड़ा, इसको हम कहेंगे अतिरिक्त भाड़ा। तो इसको दोस्तों हम मान लेंगे कितना बाय। अब दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा बस समझने की चीज है कि जो अतिरिक्त भाड़ा है वो आपका हर किलोमीटर पर लगेगा। मतलब यदि आप 1 से 1 किलोमीटर जाते हो तो बाय लग गया, 2 किलोमीटर लगे गए तो आपके पास 2 बाय लग गया, 3 किलोमीटर गए तो 3 बाय लग गया, 4 किलोमीटर गए तो आपके पास 4 बाय लग गए। और टैक्सी में जैसे ही आपने एंट्री ली तो आप पे नियत भाड़ा तो लग ही गया। नियत भाड़ा यानी कि कोई भी भाड़े की वैल्यू इतना आप पे लग गया। अब दोस्तों हम करते हैं इस क्वेश्चन में जो शर्त में पूछा है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहला शर्त आपसे कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये, यानी कि जो शर्त पहली है, जो शर्त फर्स्ट है वो आपके पास क्या है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये। अब 10 किलोमीटर की जो दूरी है इसमें आप पे एक तो नियत भाड़ा लगा है और एक आप 10 किलोमीटर और गए हो, तो इसका मतलब एक तो आप पे नियत भाड़ा और नियत भाड़े को हमने एक्स मान लिया, और आप कितना गए हो 10 किलोमीटर, यानी कि आप पे अतिरिक्त जो चली गई दूरी है वो हो जाएगी आपकी 10 बाय, और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है आपके पास 105 रुपये। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है कि भाई जो दूसरी शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपये, तो इसको हम कहेंगे शर्त नंबर दूसरी। शर्त जो सेकंड है वो क्या है आपके पास 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। अब 15 किलोमीटर की दोस्तों एक्स तो आप पे लगाई जैसे ही आप बैठे, उसके बाद कितना चले आप 15 किलोमीटर चले, यानी कि अतिरिक्त जो भाड़ा दिया आपने 15 बाय दिया। क्यों कि हर किलोमीटर के लिए भाड़ा हमने माना है बाय, तो 15 किलोमीटर चले इस वजह से वो हो गया 15 बाय।
और इसका मान हो गया आपके पास कितना 155। जो किराया है वो है आपके पास 155। इसको हम कहेंगे दोस्तों समीकरण नंबर दूसरा। अब वही फिर से वही कहानी याद आई कि आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरण को लिख लेते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 को ही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम x और y की वैल्यू को पता करेंगे। तो समीकरण 1 से जब हम x की वैल्यू को पता करते हैं तो 10 को इधर ले आएंगे। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 105 माइनस के 10y। क्यों? क्योंकि 10 जो है 10y प्लस के हैं, तो ये किसके हो गए माइनस के। अब इसको कह देते हैं हम समीकरण नंबर 3। दोस्तों जो x का जो मान आया है, जो समीकरण नंबर 3 माना है, इसको हम उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। क्यों? हमने पहले को पहले मान लिया, तो हम इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको दोस्तों हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो इसको क्या है, समीकरण नंबर 2 क्या था आपके पास x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 105 माइनस के 10y, और जो x का मान है हम यहाँ पे ये दोनों हो चुके हैं, और प्लस के 15y बराबर में है आपके पास 155। अब यहां से दोस्तों ये तो हो गया आपके पास 105, 10y माइनस के हैं और प्लस के 15y हैं, ये बचे आपके पास 5y। किसके? प्लस के। क्यों? प्लस की संख्या बड़ी है, और ये बराबर में है आपके पास 155। 5y तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, 105 को हम इधर पक्षांतरित करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो इसमें क्या होगा कि जो प्लस के 5y तो आपके पास 5y रहने ही है, 155 जब 105 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके पास माइनस के, यानी कि 5y बराबर 155 में से 105 गए तो आपके पास बचेंगे जी 50। तो y का जो मान है वो आ गया आपके पास 150, y के मान गुणा में है 5, वो आ जाएंगे बटे में। तो 5 एकम 5 और 0 का 0, y यानी कि जो अतिरिक्त भाड़ा आपके पास निकल के आ गया दोस्तों कितना 10। ये हो गया आपके पास इतना सॉल्व। अब हम इस मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, इसमें जिससे कि हमें x का मान निकल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें? समीकरण 3 में रख देते हैं हम दोस्तों, रखने पर। तो जब हम इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या है 105, तो 105 ही है, माइनस के 10 है, और y का मान है वो है आपके पास 10, तो गुणा में आ गया आपके पास 10। ये कितना हो जाएगा 105 का 105 ही रहेगा। चलो ये कितना हो जाएगा आपके पास 100। तो यानी कि 105 में से 100 गए तो आपके पास बचे दोस्तों कितना 5। ये आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 5, यानी कि नियत भाड़ा जैसे ही आप टैक्सी में आपने एंट्री ली आप पे 5 रुपए तो लग ही गए। तो दोस्तों ये आपके पास दोनों निकल कर आ चुके हैं, ये आपके पास नियत भाड़ा आ चुका है, और नियत जो भाड़ा है वो है आपके पास x बराबर कितना 10, सॉरी 10 नहीं, सॉरी दोस्तों 5, और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो निकल के आ गया आपके पास कितना 10, अतिरिक्त भाड़ा है वो है आपके पास 10। अब आपको दोस्तों दो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, कौन कौन से वाले? ये वाला नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। आपको आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब दोस्तों 25 किलोमीटर में भी क्या कंडीशन होगी, जो सेम इन दोनों में कंडीशन हुई थी। आप जब जैसे ही टैक्सी में एंट्री ली x रुपए तो आप पे लग गए, उसके बाद आप कितना अतिरिक्त चले 25 किलोमीटर अतिरिक्त चले, यानी कि 25y हो गया। कितना हो गया 25y। तो यहाँ पर x तो आप पे नियत भाड़ा लग गया और अतिरिक्त किलोमीटर चले आप 25, यानी कि 25y इतना आप पे लगने वाला है। x का मान कितना है आपके पास अतिरिक्त भाड़ा नहीं, सॉरी कौन सा वाला भाड़ा? नियत भाड़ा, वो है आपके पास 5 और प्लस का 25, और y का जो मान है वो आ गया आपके पास 10, यानी कि गुणा में है कितना 10। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 का तो 5 ही रहेगा, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है कि गुणा से पहले करिए आप किसको,
गुणा को जब हम पहले सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपके पास कितना 250, और 250 को 5 में जोड़ेंगे तो आ गया आपके पास 255। इसमें दोस्तों बोर्ड मास का रूल ये होता है कि आपको पहले गुणा करना है और बाद में आपको जोड़ करना है। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकल आया दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हुआ। उसके बाद उसने बोला नियत भाड़ा, वो भी हमने निकाल लिया, अतिरिक्त भाड़ा भी निकाल लिया। तो दोस्तों यही तीनों जो रहेंगे वही आपके आंसर रहने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना ही। अब हम देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं हम 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो वह हो जाती है 5/6। आपको वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आप सभी ने भिन्नों को छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि भिन्न आपकी किससे मिलकर बनी होती है, अंश से और हर से। मतलब अंश और हर दोनों किस में रहते हैं, आपके बटे में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश को मान लेते हैं x और जो हर है उसको मान लेते हैं y। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना जो भिन्न है उसको हमने मान लिया x/y, यानी कि अंश को हमने x माना है, ये आपका अंश हो गया और ये आपका हो गया दोस्तों हर। तो दोनों को ही हमने x और y मान लिया। अब पहली शर्त आपसे क्या बोला है, उसने कहा है कि हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए, दोनों में ही 2 जोड़ रहा है वो। तो यानी कि जो पहली जो शर्त है वो आपके पास क्या है, अब अंश को हमने x माना और हर को y माना, दोनों को 2 जोड़कर आपको मिल रही है भिन्न 9/11। अब आप यदि आंसर की बात कीजिए तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या जिसमें x और y में 2 जोड़कर 9/11 हो जाए, इसका मतलब यदि इसमें 2 कम कर दें और इसमें भी 2 कम कर दें तो वो भिन्न हो जाएगी आपके पास 7/9। यही आपका आंसर रहेगा। तो इसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, लेकिन हम इसको पहले कॉपी पे किस तरीके से आपको एग्जामिनर को बताना है उसको सॉल्व करना है। 11 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 11x, 2 में 11 का गुणा किया तो हो गया आपके पास 22, बराबर 9 का गुणा 2y में किया, y में किया तो ये हो जाएगा आपके पास 9y, और 9 दूनी प्लस के कितना 18। अब x और y की वैल्यू को हम एक तरफ ले आएंगे तो यानी कि 11x माइनस के 9y। अब जो 22 हैं वो प्लस के हैं, तो हम जब ये पक्षांतरित करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। यानी कि जो पहला जो समीकरण है 11x माइनस के 9y बराबर है आपके पास -4। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। और जो दूसरी शर्त जो दी है आपको पास, वो आपसे क्या कह रहा है दूसरी शर्त में कि भाई यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं, यानी कि ये आपके पास अंश है और ये आपके पास हर है, इसमें यदि आप 3 जोड़ दो तो ये आपकी भिन्न हो जाती है 5/6। कितना हो जाती है 5/6। 6 का गुणा x में करेंगे 6x प्लस 6 18 बराबर कितना 5y, और 5 का गुणा 3 में करेंगे ये हो जाएगा आपके पास 15। अब वही जो हमने पहले समीकरण में किया था कि भाई x को y की वैल्यू को एक तरफ ले चलो, और यहाँ है जो 15 प्लस के और जो 18 है जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। अब 6x माइनस के 5y बराबर है आपके पास -3। ये हो गया दोस्तों आपके पास समीकरण नंबर कौन सा वाला, दूसरा वाला। अब हम वही पुरानी वाली कहानी, क्योंकि इसको विलोपन विधि से सॉल्व तो करना नहीं है, इसको हमें प्रतिस्थापन से करना है। तो समीकरण 1 और 2 में से हम किसी भी समीकरण को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक समीकरण को लेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं कि समीकरण 2 से, कितने से 2 से। अब समीकरण 2 से हम x और y की वैल्यू को दोस्तों पता करेंगे। तो समीकरण 2 में जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो हमें क्या करना है, y के मान को इधर ले आना है। यानी कि जो 6x है बराबर में कितना -3, और जो 5y है वो जब हम इधर ले आएंगे पक्षांतरित करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके प्लस के। तो अब 6x के गुणा में है 6, तो जब x बराबर क्या जाएगा -3 प्लस के 5y बटे में है आपके पास दोस्तों 6। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। इसको आप समीकरण नंबर 3 कह सकते हो दोस्तों। अब समीकरण जो 3 है वो x का मान है, हमने दूसरे समीकरण को लिया था, तो हम क्या करेंगे, इस x के मान को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में।
तो हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कि x का मान समीकरण कितने में रख रहे हैं, हम 1 में रख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 1 में रखने पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण के मान को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 कितना है, 11, और x का जो मान है वो है आपके पास कितना, इस जगह पर -3 +5y बटे में है आपके पास 6, और यहाँ पर -9y बराबर में है आपके पास -4। दोस्तों हल्की सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी लॉन्ग है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब 6 से 11 तो कट नहीं रहे, तो इसका मतलब अंदर ही गुणा करना पड़ेगा भाई। तो 11 का गुणा -3 में किया तो कितना हो गया, -33। 11 का गुणा 5 में किया तो ये हो गया आपका पास 55y, और माइनस बटे में 6 तो है ही, और माइनस का यहाँ पर 9y बराबर में है आपके पास 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम 1 मानते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया तो दोस्तों आपके पास 6 आ गया। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 33, 1 का गुणा 55 में करेंगे तो 55y। अब यहाँ पे 6 नाम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो गया 54y। अब इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 33 तो माइनस का 33 ही रहेगा, 55 में से 54 गए तो कितना बचे, प्लस की बाय। अब इसका गुणा करेंगे किसमें, इसमें, क्यों यहाँ पे बटे में 1 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसमें पूरे में गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 6 का गुणा हमने 4 में किया तो ये हो गया आपके पास -24। दोस्तों y की जो वैल्यू निकल के आई, हम 33 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतरित करेंगे, तो जो 24 है माइनस का और जो 33 है माइनस का, वो हो गया किसका, प्लस का। तो y की जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों वो आ गई हमारे पास 9, यानी कि यानी कि हर जो है वो हमारे पास निकल के आ चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर किसमें, तीसरे में। इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। दोस्तों हम इसको 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर आप इसको दोस्तों पूरा लिखा कीजिए, जिससे कि क्या है, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे। तो -3 +5। अब यहाँ पे y का मान जो है वो है आपके पास कितना, 9 बटे में 6। तो क्या कहता है बोर्ड मास का नियम कि भाई पहले गुणा को सॉल्व करो इन सभी में। तो -3 तो -3 ही है, प्लस का हो जाएगा आपके पास 45 बटे में है आपके पास 6। 45 में से 3 गए क्योंकि 3 माइनस के हैं, तो आपके पास बचेंगे प्लस के 42 बटे में 6, 6 कम 6, 6 7 42। x का जो मान निकल के आया वो आया हमारे पास कितना, 7। अब भिन्न कितनी मानी थी हमने, x बटा y, तो जो भिन्न जो रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, x का मान है भैया 7 और y का मान है 9, यानी कि जो भिन्न निकल के आई वो आ गई आपके पास 7/9। अब आप देख सकते हो कि ये जो भिन्न है इसमें यदि आप 2 जोड़ दें तो आपके पास 9/11 हो जाएंगी, और यदि इसमें 3 जोड़ दें इसी भिन्न में दोनों में 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगी आपके पास 10/12, और 10/12 को जब आप काट दोगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो आपके पास 5/6 आ जाती है। तो दोस्तों दोनों जो भिन्न थी हमने सॉल्व कर ली है, यही आपका आंसर है। दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब 6वें नंबर के क्वेश्चन को। ये दोस्तों अब देखते हैं हम 6वें नंबर के क्वेश्चन को। 6वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब दोस्तों इसमें आप सभी ने टेंस पढ़े होंगे, आपने देखा है ये है का मतलब वर्तमान, थी का मतलब क्या है, इसका मतलब है भूतकाल, और हो जाएगी मतलब भविष्य में हो जाएगी। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि अभी 2023 चल रहा है और 2023 में आपकी आयु मान लो 15 साल है, तो भविष्य में 5 साल बाद कितना हो जाएगी आपकी, 15 की हो जाएगी, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगी। और यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, यानी कि 2018 की बात चल रही है, तो यदि अभी आपकी 15 है तो 2018 में दोस्तों वो हो जाएगी आपकी कितनी थी, 10 थी, और वर्तमान में है आपकी 15। तो ये आपको तीनों टेंसों में आपको चलना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब आइए, आपसे क्या कह रहा है कि भाई इनकी वर्तमान की जो आयु है वो ज्ञात करो। तो हम जैकब की आयु है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना जैकब की जो आयु है
जेकब की आयु को हम मान लेंगे दोस्तों कितना, x मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। और जो उसका पुत्र है उसकी आयु को हम मान लेंगे y। और जो पुत्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु वो हो जाएगी आपके पास y। इसको हमने y वर्ष मान लिया। अब आपसे पहले सबसे पहली कंडीशन उसने क्या लिखी है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि इसको हम लिखेंगे शर्त फर्स्ट। तो शर्त फर्स्ट आपकी क्या कहती है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 5 वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों आपसे, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो उस जेकब था उसको हमने x माना और उसका पुत्र था उसको हमने y माना। 5 वर्ष बाद यानी कि भविष्य में कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की में 5 बढ़ा देंगे और जेकब की में भी 5 बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो अब 3 गुना, यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट गलती करते हैं कि 3 गुना करे किसमें, तो इसमें आपको पुत्र में करना है। क्यों, क्योंकि तभी इसकी इसके बराबर होगी। 3 गुना आपको जिसकी आयु कम होगी उसी में करना है। क्यों, क्योंकि बड़े वाले की आयु में यदि आपने 3 गुना कर दिया तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पिता पुत्र से छोटा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, x + 5 बराबर 3 का गुणा y में किया 3y प्लस का हो जाएगा आपके पास 5 × 15। अब दोस्तों x और y के मानों को हम एक तरफ ले आते हैं, 3y इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, और 15 का 15 ही है। अब आपके पास जो 5 है वो इधर आएंगे तो हो जाएंगे किसके, माइनस के। तो यहां से इसको सॉल्व हुआ, x - 3y बराबर आ गया आपके पास 10। दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 1। अब आगे दूसरा शर्त आपसे क्या कहती है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त आपसे क्या कह रही है, कब की कह रही है, 5 वर्ष पूर्व की। कब की, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जो जेकब था वर्तमान में कितना है, x है और उसका पुत्र है y, तो 5 इसमें से घटा देंगे और 5 इसमें से घटा देंगे, दोनों में से ही घटा देंगे। अब किसकी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 गुना उसी तरीके से आपको किस में करना है, पुत्र में करना है। अब इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, x - 5 7 का y में गुणा किया 7y, 7 का गुणा 5 में किया तो किसका हो जाएगा, -35। अब उसी प्रकार से हम x और y की मानों को एक तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे माइनस का कितना है, 35। अब जो 5 है वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमें दूसरा समीकरण मिलने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे कि x - 7y, तो आपका x - 7y रहेंगे। 35 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास -30। दोस्तों ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब आप पहले की तरह किसी भी समीकरण को ले सकते हो। हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 को, तो इसमें हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, x - 3y बराबर है आपका पास कितना, 10। अब x बराबर कितना आ गया, 10। जो 3y है इस साइड आएंगे तो वो हो जाएंगे किसके, प्लस के। तो x का जो मान है वो हमें निकल चुका है, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। अब यहां से हमें जो x का जो मान है वो हम रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दोस्तों हम इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो जब समीकरण नंबर 2 का कितना था आपके पास, x, अब x का मान है 10y, 10 + 3y और माइनस का 7y बराबर में है आपके पास कितना, 30। यहां से दोस्तों ये आपके पास 7y में से 3y गए तो 4y बचे और 10 किसके हैं, प्लस के। तो ये इधर जब जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 4y बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस का 30, यहाँ पे 10 इस किसके हो गए, माइनस के हो गए। माइनस के 4y बराबर आ गया आपके पास -40। माइनस से आपका माइनस कट गया, y बराबर आ गया आपके पास 40/4। अब 4 एकम 4 और 0 का 0, y का जो मान है यानी कि उसके पुत्र की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो निकल के आ गई 10। अब हम इस y को उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब दोस्तों हम इस मान को रख देते हैं। मैंने ये रोमन अंकों में लिया था, इसको मैंने सीधे अंकों में लिख दिया।
तो उससे वैसे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बात तो एक ही है ना। तो हम x का जो मान है वो हम इसको रख देते हैं, मैं रख देते हैं y के मान को, तो 10 प्लस 3, यहाँ पे y का मान हम पुट करेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा 10। अब 10 पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 30। तो x की जो वैल्यू है, यानी कि जो जैकब की आयु है, वो आ गई आपके पास 40। तो दोस्तों ये दोनों आपके पास निकल के आ चुके हैं। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु वो है दोस्तों आपके पास कितना, x का मान, यानी कि x का मान है आपके पास 40 वर्ष। और जो पुत्र की आयु है, पुत्र की वर्तमान जो आयु है दोस्तों, वो क्या है आपके पास, y है, और y का मान है दोस्तों आपके पास 10। ये दोनों ही आपके पास आंसर रहेंगे। दोस्तों ये प्रश्नावली आपकी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब दोस्तों हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना, ठीक है दोस्तों। और इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है कि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में इतना ही। अब देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।